Okay, so hello everyone. Very good morning to all of you guys. I hope everyone is doing good, and welcome to your second class of ancient history. So yesterday we started with the chapter number one, which is about the sources to understand ancient India. So we were discussing about the different sources, and उसी को हम आज जो है कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर वन को. एक बार कंफर्म कर दीजिए if it's all good with the audio video. If audio video is all good, we can start the class. यस एक बार क्विकली कंफर्म कर दीजिए. All good. ठीक है. Good morning everyone. Good morning. Okay, so in the chapter number one, the sources to understand ancient India, मैंने आपको बताया था कि तीन हिस्सों में हम लोग लगभग जो है डिवाइड कर लेते हैं हमारे सोर्सेज को. So yesterday we started with the first, that is literary sources. हमने लिटरेरी सोर्सेज के साथ शुरुआत की और लिटरेरी सोर्सेज को भी हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था. आई होप यू गाइज रिमेंबर जो हमने कल डिस्कस, उसको रिवाइज जरूर करना साथ, ठीक है ना. जो भी हम पढ़ रहे हैं क्लास में उसको रिवाइज जरूर करना है. तो टॉकिंग अबाउट द लिटरेरी सोर्सेज, ऑल्सो नोन एज द रिटन सोर्सेज. सो उसमें कौन कौन से हमने उसके कौन कौन सी कैटेगरीज की थी दोस्तों. सो सबसे पहले वी हैड अ डिस्कशन ऑन रिलीजियस सोर्सेज. तो रिलीजियस रिटन सोर्सेज या रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज के अंदर भी हम लोगों ने 5 चीजें कल कवर की. उसमें आपके वेदास आ गए, उसमें हमने संस्कृत एपिक्स को कवर किया जिससे हमें बहुत कुछ मिलता है. बट इनमें इनको रिलीजियस लिटरेचर क्यों कहा गया? बिकॉज इसमें डोमिनेटली रिलीजन को लेके कमेंट्री आपको मिलेगी. बट ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलीजन मिलेगा, इसके अलावा भी आपको सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस भी पता चलेंगी. बट डोमिनेंटली आपको ये मिलेगा. वेदा, संस्कृत एपिक्स हो गए, उसके बाद आपने पुराणास की बात की, आपको पुराणास मिले, आपको धर्म शास्त्रास मिले, है ना, आपको ब्राह्मणास मिले, उपनिषद मिले, अरंकयास मिले, वो सब चीजें हमने डिस्कस करी. अदर देन दैट हमने इसमें कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में भी बात की, जिसमें आपको याद होगा त्रिपिटक हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया था. अच्छा, what was the language of Buddhist literature? Come on, quickly tell me, please. What was the language? The most common language for Buddhist literature. Come on, quick MCQ. जो भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है, मैक्सिमम बुद्धिस्ट लिटरेचर का जो, और स्पेशली जो त्रिपिटक लिखे गए हैं, what was the language? That is the Pali language. Very good, Nancy. Quick, as always. Then we also had a discussion about the Jain literature. तो इसमें रिलीजियस वाले में जो आखिरी कैटेगरी आई थी, that was the Jain literature. और उसमें हमने कुछ स्पेसिफिक चीजें मेंशन की, जैसे कि अंगा, अंगमाज, देन वी हैव छेदी सूत्रास एंड मूल सूत्रास, राइट. तो आपको याद रखना है कि, और ये क्वेश्चन आ सकते हैं, अंगा, अंगमा, छेदी सूत्रास एंड मूल सूत्रास. जैन लिटरेचर की कॉमन लैंग्वेज क्या थी? जैन लैंग्वेज जो बुद्धिस्ट के लिए पाली लैंग्वेज है, जैन लिटरेचर में इट वाज प्राकृत. तो ये लैंग्वेज भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं. देन वी हैड अ डिस्कशन ऑन द सेक्युलर लिटरेचर. तो हमने सेक्युलर लिटरेचर के बारे में कल बात किया. उसमें हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी. सेक्युलर लिटरेचर इज समथिंग विच इज नॉट वेरी कंसर्न विद द रिलीजन, बट मोर कंसर्न अबाउट द पर्टिकुलर किंग्स. जो पर्टिकुलर राजाओं के बारे में लिखा गया है, राजाओं के कामों के बारे में लिखा गया है, उस टाइम के पॉलिटिक्स, उस टाइम के इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा गया है. दैट इज द सेक्युलर लिटरेचर. इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सो वी डिस्कस अबाउट सम ऑफ द हिस्ट्रीज, जैसे कि राज तरंगिनी का एग्जांपल कल दिया था. राज तरंगिनी किसने लिखी है? रिटन बाय कलहन. कलहन रोट राज तरंगिनी. हिस्ट्रीज के अलावा देयर वाज द यूलॉजीज. यूलॉजीज लिखने वाले कौन थे? कोर्ट पोएट्स. राजाओं की प्रशस्ति भी बोलते हैं इनको. यूलॉजीज जो थी वो राजाओं की प्रशंसा में लिखी हुई बातें थी.
लिखने वाले कोर्ट पोएट थे। एग्जाम्पल हमने दिया था, अगर आपको याद होगा, जैसे कि बाण भट्ट ने लिखी है आपकी हर्षचरित्र। इसी तरह से बिल्हन ने आपकी लिखी थी विक्रम अंकदेव चित्र, राइट। एंड अतुल नाम के व्यक्ति ने केरला के राजाओं के लिए लिखी थी, दैट वाज मुशिका वंशा। तो ये कुछ यूरोलॉजीज का भी कल जिक्र किया। और तीसरा इसके अंदर हमारे आए थे बहुत सारे जो एपिक्स हैं, बहुत सारे जो आपके काव्य लिटरेचर है। तो काव्य और एपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे जो हमने लिखे। ड्रामा, पोएट्री, ये सब इसके अंदर जो बताया। इसमें आपका एग्जाम्पल हमने दिया था विशाखा दत्त के द्वारा लिखा हुआ मुद्रा रक्षसा। उसके अलावा हमने नंबर 3 पे वी नंबर 3 रिलीजियस सेकुलर, तीसरे थे साइंटिफिक। फिर कल साइंटिफिक लिटरेचर के बारे में बात की थी। साइंटिफिक लिटरेचर वो था जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे लिखा गया था, पॉलिटिकल साइंस पे, मैथमेटिक्स पे, ग्रामर पे, मेडिसिन पे। तो साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर वी हैड एग्जांपल्स ऑफ, जैसे कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया नाम का लिटरेचर लिखा था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि के द्वारा लिखी हुई अष्टाध्यायी और बृहत संहिता लिखी थी आपके वराह मिहिर ने। ये 4 एग्जाम्पल कल हमने आपको बताए थे। इसमें चौथा जो सोर्स है दैट इज संगम लिटरेचर। अब संगम लिटरेचर के बारे में भी कल जिक्र किया ब्रीफली। 3 संगम में जितने तमिल पोइट्स ने जो काम किया, दैट वाज संगम लिटरेचर। ये भी मोस्टली सेक्युलर ही माना जाता है। इसमें इट वाज मोर अबाउट द हीरोज एंड द वॉरियर्स ऑफ द टाइम, उनकी प्रेज में लिखा गया है। इसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें मैंने आपको बताई थी, याद होगा। डू यू रिमेंबर एटू टोकाई? इसके अंदर हमने स्पेसिफिक मेंशन किए थे 2-3 चीजें। संगम लिटरेचर में देयर वाज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर वाज एटू, इट वाज द एटू टोकाई। क्या था एटू टोकाई? 30,000 लाइन्स ऑफ पोएट्री, 8 एंथोलॉजीज, उनको एटू टोकाई कहते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा जो पोएम्स 100 की कलेक्शन में लिखी गई थी, उसके लिए भी एक वर्ड आपको मैंने बताया था, इफ यू रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड पूर्णा नुरु। पूर्णा नुरु, ये भी आपको कल बताया गया था। एंड वी ऑल्सो हैड ए डिस्कशन कि पूरे संगम लिटरेचर को ही 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो ओल्डर संगम लिटरेचर है उसको हमने नाम दिया था पति नैनकिल कनाकू। और जो नया वाला संगम लिटरेचर, न्यूअर है वर्जन, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पट्टू पट्टू। दैट इज कॉल्ड पट्टू पट्टू। ठीक है जी, ये आपको मैंने बताया था इसके बारे में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 5वां सोर्स हमने किया था हमारे लिटरेचर का सोर्सेस का, 5th वाज द ट्रैवलॉग्स। जो ट्रैवलॉग्स थे, जो फॉरेन ट्रैवलर्स ने लिखे थे, उसमें हमने जिक्र किया मेगास्थनीज का। तो मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका। उसके अलावा हमारे पास ट्रैवल रिकॉर्ड्स थे जो है फा हेन के। जल्दी से मुझे कौन बताएगा कि फा हेन जो था चाइनीज ट्रैवलर, वो किसके टाइम पे आया था? एनीबॉडी? फा हेन जो आया था वो किसके टाइम पे आया था? अंडर विच रूलर्स डायनेस्टी Fa Hien visited India? He came around 5th century AD. It was the Guptas. Very good. And what about Huan Sang? Huan Sang किसके टाइम पे आया था? Huan Sang, he came under the rule of हर्षा। वो आया था आपके हर्षा के टाइम पे। ये छोटी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, चलिए। नाउ सिंस ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ये वाली बात हमने यहाँ पे समझ ली, so now we are all set, we are all ready to discuss about the second source, which is called the archaeological sources, also called the material sources। तो उनके बारे में भी जो है आज जिक्र करेंगे। ठीक है जी, चलिए फटाफट से सेकंड सोर्स के ऊपर आते हैं। सेकंड सोर्स के बारे में जरा पढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स कहाँ गए? प्लीज पुट अप द हेडिंग एज नंबर 2 पे हेडिंग डालिए।
आर्कियोलॉजिकल या जिनको आप कह सकते हैं मटेरियल सोर्सेस। तो आर्कियोलॉजिकल और मटेरियल सोर्सेस आपका दूसरा मेन जो है सोर्स है टू अंडरस्टैंड द एंशिएंट हिस्ट्री। और इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल या मटेरियल सोर्सेज में वी हैव इंस्क्रिप्शंस। हम इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं कॉइन्स को, हम लोग स्टडी करते हैं जो एंशिएंट आर्किटेक्चर्स हैं, तो आर्किटेक्चर को स्टडी करते हैं, उसमें जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह होती हैं उनको स्टडी किया जाता है। इसके अलावा स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, तो स्कल्पचर्स को स्टडी करते हैं, पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं, और इसमें स्टडी करते हैं आपके जो भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में कुछ भी आपके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव इसमें कोई बीड्स कहीं पे मिल गए, कोई पोट्री आपको मिल गई, तो वो वाली चीज यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके आर्कियोलॉजिकल और मटेरियल सोर्सेज के भी 5 कैटेगरीज हमें स्टडी करनी है। वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। आप ये टेबल पहले बना लीजिए। ये 5 चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना है: इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द इंस्क्रिप्शन। पहले जरा इंस्क्रिप्शन से बात करते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, कैसी होती हैं, आपके सामने एक पिक्चर दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। प्लीज हैव अ लुक। दिस इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। ये होती है इंस्क्रिप्शन। देखिए जैसे ये पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज बेसिकली इंस्क्रिप्शन इज द आर्ट इन द स्टोन। तो स्टोन के ऊपर, पत्थर वत्थर के ऊपर जो ये लिखा होता है, दिस इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। अब पहले इसके पॉइंट, फिर इस पे दोबारा आएंगे। तो पहले पॉइंट लिखिए, हमारा पहला जो सोर्स है दैट इज इंस्क्रिप्शंस। सो बेसिकली जो इंस्क्रिप्शंस का पूरा आर्ट है, ये पूरा का पूरा, दिस इंस्क्रिप्शन मींस आर्ट इन स्टोन, दिस इज कॉल्ड आर्ट इन स्टोन। एंड इस पूरी आर्ट पे यू हैव द पर्शियन इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये जो पूरा इंस्क्रिप्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये पर्शियन कॉन्सेप्ट है। तो इसमें इस आर्ट फॉर्म पे आपको बहुत सारा पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। पर्सिया क्या था? पर्शिया जो है जो आज का ईरान इराक वाला जो पोर्शन है दैट इज योर पर्सिया। ईरान इराक वाला पोर्शन उस टाइम पे पर्सिया कहलाता था। तो पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। तो ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे भाई ये जो आर्ट फॉर्म है, स्टोन के ऊपर आर्ट करने की जो कला है, तो ये इंस्क्रिप्शंस का कहां से ओरिजिन हुआ, तो इसका पर्शियन ओरिजिन आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली इस इंस्क्रिप्शन के मॉडल को, इस पत्थर के ऊपर जो भी मैसेजेस लिखते थे, तो दिस काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस वाज एक्चुअली यूज्ड, इट वाज यूज्ड for it was used for showing king's instructions। कोई भी राजा ने अगर आपको इंस्ट्रक्शन दिए तो राजाओं की इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती थी। और उसको क्यों पत्थर पे लिखते थे? बिकॉज वो चाहते थे ना कि हमारा परमानेंट रहे। तो राजाओं ने अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी है, राजाओं ने कोई नया कानून पास किया, तो उस राजा के इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता था इन पत्थरों के ऊपर, और उन्हें फिर अलग अलग जगह पे रखा जाता था ताकि लोग उनको पढ़ें और उनको पता चले कि उनका राजा उनको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। या कोई भी नया लॉ, बहुत सारे कानून लिखे जाते थे इन पत्थरों के ऊपर एज अ परमानेंट वन। एंड और या जनरल मैसेजेस, कोई और भी अगर आपके राजा के द्वारा कोई भी जनरल मैसेजेस होते थे, मैसेजेस फॉर द पब्लिक, तो वो सब चीजें जो है लिखी जाती थी इन इंस्क्रिप्शन के ऊपर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल आपको याद रखना है दैट इज बेसिकली योर अशोकन एडिक्ट्स। आपने जरूर पढ़ा होगा, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप यहाँ नोट कीजिएगा। वी हैव द एपिग्राफ्स, वी हैव द एपिग्राफ्स ऑफ अशोका। एपिग्राफ्स ऑफ अशोका को जनरली कहा जाता है द 14 एडिक्ट्स, द 14 एडिक्ट्स ऑफ अशोका।
और अशोका ने ये जो 14 बड़े बड़े पत्थरों पे इंस्क्रिप्शंस लिखवाई थी, इनका मेन पर्पस क्या था? पर्पस था टू प्रोपागेट धाम पॉलिसी। तो अशोका ने, आप आगे चल के पढ़ोगे, इसने धाम पॉलिसी शुरू की थी। बेसिकली धाम का मतलब धर्म था, लेकिन धर्म का मतलब रिलीजन नहीं था। यहाँ पे धाम, जैसे हम बोलते हैं ना, ये तो मेरा धर्म है, ये काम करना तो मेरा धर्म है, तो वो वाला धर्म की सेंस है, नॉट द रिलीजन व्हाट टिपिकल, इट वाज मोर अ वे ऑफ लाइफ। तो आप जानते हैं कि अशोका ने कलिंग वॉर किया, कितनी मारकाट की, कितना सारा ब्लड शेड हुआ, और कलिंग वॉर के बाद जो है बहुत डिस्टर्ब हो गया इतनी सारी वायलेंस देखने के बाद, एंड अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ, उसने बुद्धिज्म धर्म अपनाया और वायलेंस उसने छोड़ दी इस कलिंग वॉर के बाद। और फिर अशोका ने धाम पॉलिसी की शुरुआत की, लोगों को बताया द राइट वे ऑफ लिविंग, कैसे जीना चाहिए, बर्ड्स को मत मारो, एनिमल्स को मत मारो, पेरेंट्स की सेवा करो, इसका ध्यान रखो, इस तरह की बातें जो है, थोड़ा एथिक्स टाइप की बातें उसने शुरू की, और उस वे ऑफ लिविंग को धाम पॉलिसी कहा गया। और अपनी धाम पॉलिसी को प्रोपोगेट करने के लिए, दुनिया में नॉन वायलेंस का मैसेज देने के लिए, अशोका ने 14 पिलर्स, 14 एडिक्ट्स जो है उनको बनवाया था, जिनको एपिग्राफ्स ऑफ अशोका कहते हैं। वो बहुत अच्छा एग्जांपल है। और जो आप अपने सामने देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये लुक, हैव अ लुक, ये जो आप ऊपर नीचे देख रहे हो दोनों जगह पे, लेफ्ट साइड में, दीज आर द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। ये अशोका के इंस्क्रिप्शंस को हमने पिक्चर में लगाया। तो इस तरह से अशोका ने अपनी धाम पॉलिसी को प्रोपोगेट करने के लिए, अपने मैसेजेस लोगों को देने के लिए, और यहाँ पे ये देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि मोस्टली जो भाषा थी, ये प्राकृत भाषा ये लोग ने ज्यादा यूज की थी। तो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल यहाँ पे आपको खूब देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, ख्रोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में प्राकृत भाषा लिखी जाती थी, तो ये भी प्राकृत भाषा में इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग बैक, थोड़ा सा इसमें और दो चार चीजें ऐड करते हैं पहले, फिर उस पे आएंगे। सो हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात कर रहे थे। इंस्क्रिप्शंस में इसका एक और एग्जांपल अगर आप देखिए, तो एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी बड़ी फेमस है अशोका की। वन ऑफ द वेरी फेमस इज द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो कि गुजरात में है। ये अशोका, जो आपने ये नीचे वाला पिक्चर देखा था ना, वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का ही पिक्चर है। अच्छा, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, अब आगे चल करके इनको स्टडी करना होता है, मैसेजेस क्या लिखे हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट कर लीजिएगा, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। इन इंस्क्रिप्शंस को जब आप स्टडी करते हो, दैट स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस इज व्हाट यू कॉल एज एपिग्राफी। ठीक है बॉस? तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। एंड इंटरेस्टिंगली, इसमें एक और चीज जोड़िएगा, स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग्स used in inscription and other old records, उसे क्या कहते हैं? अगर आप ओवरऑल इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते हो, दैट इज एपिग्राफी। लेकिन उस इंस्क्रिप्शन में जो राइटिंग है, जो भाषा है, उस जो भी लिखा हुआ है, उस पर्टिकुलर राइटिंग को जब आप स्टडी करते हो, इंस्क्रिप्शन की ओल्ड राइटिंग को, या किसी भी ओल्ड रिकॉर्ड की राइटिंग पार्ट को जब आप स्टडी करते हो, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पेलियोग्राफी। उसे कहते हैं पेलियोग्राफी। तो ये दो चीजें बड़ी क्लोज हैं, ध्यान रखिएगा। सिर्फ ओवरऑल स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज एपिग्राफी। उसी एपिग्राफी का, तो मैं ये भी कह सकता हूं, आई कैन से कि सर पेलियोग्राफी इज अ सब पार्ट ऑफ एपिग्राफी। यस, तो पेलियोग्राफी जो है इसी का सब पार्ट है, इसी की और डिटेल्ड स्टडी है, ठीक है ना। तो एपिग्राफी के अंदर ही पेलियोग्राफी है। पेलियोग्राफी में यू आर स्टडिंग द ओल्ड रिटन रिकॉर्ड्स, ओल्ड राइटिंग्स यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस एंड ऑल। सो ये दो चीजें याद रखिएगा।
तो इंस्क्रिप्शंस की हम लोग बात कर रहे थे, द आर्ट इन स्टोन की हम लोग जो है बात कर रहे थे। सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस जो है वो पहले, क्योंकि इसको आर्ट इन स्टोन भी इसलिए कहा गया क्योंकि इंस्क्रिप्शंस के लिए जो सबसे ज्यादा जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस थी वो स्टोन पे ही की गई है। अर्लीस्ट जो सबसे पहले हमने इंस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट किया, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इट वाज एक्चुअली स्टोन बेस्ड ओनली, पत्थरों पे ही लिखी गई। बट बाद में लेटर ना इवन बाकी चीजों पे भी इंस्क्रिप्शन आपको मिलती है। लेटर वी सॉ इंस्क्रिप्शन इवन ऑन द कॉपर प्लेट्स। बाद में फिर हम लोगों ने पत्थरों के साथ साथ इवन कॉपर प्लेट्स पे भी इंस्क्रिप्शन करनी शुरू की। तो कल को अगर एमसीक्यू आ जाए और एमसीक्यू में ये लिखा जाए कि भाई इंस्क्रिप्शन वाज डन ओनली ऑन द स्टोन, आप बोलेंगे नहीं, इनिशियली इट वाज स्टोन, लेटर सम ऑफ द इंस्क्रिप्शंस वर आल्सो डन ऑन द कॉपर प्लेट्स। तो कॉपर प्लेट्स पे भी यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मिलेंगे देखने के लिए। जो लार्जेस्ट रिकॉर्ड है इंस्क्रिप्शन के वो हमें मिलते हैं मैसूर के अंदर। अगर मैं इंडिया की बात करूं, सो द लार्जेस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन कहां पे है इंडिया में? जो चीफ एपिग्राफिस्ट हैं, जो चीफ एपिग्राफिस्ट का ऑफिस है, द ऑफिस ऑफ चीफ एपिग्राफिस्ट, और यह है भारत में मैसूर में। वहां पे सबसे ज्यादा अगर आपको इंस्क्रिप्शंस देखनी है तो वहां आपको सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती है। जहां तक बात है इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेजेस की, तो जो अर्लीस्ट लैंग्वेज थी, जो सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन में भाषा का प्रयोग किया गया, तो दैट अर्लीस्ट लैंग्वेज वाज प्राकृत। प्राकृत क्यों? आपको रीजन मालूम है, क्योंकि प्राकृत वाज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। तो उसी भाषा में हम मैसेज देना चाहते हैं जिस भाषा में लोग पढ़ लें, है ना। तो प्राकृत सबसे पहली भाषा बनी जिसको इंस्क्रिप्शन में यूज किया गया। इट वाज अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी, लगभग 3rd सेंचुरी बीसी में। बाद में आप देखते हैं लेटर यू विल सी इवन संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया इन इंस्क्रिप्शन के ऊपर। तो संस्कृत का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट आफ्टर 2nd सेंचुरी एडी। ठीक है सर। तो ये दो सबसे कॉमन लैंग्वेजेस आपको इंस्क्रिप्शंस पे देखने को मिलती है। हमारे पास देयर इज अ कलेक्शन ऑफ, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, द वर्ड इज कॉल्ड कॉर्पस इंस्क्रिप्टियोनियम, कॉर्पस इंस्क्रिप्टियोनम इंडिकारम। ये क्या चीज है बॉस? Corpus inscriptonium indicarum. It is nothing but a series of inscriptions. This is considered to be a series of collections. तो इसमें ना बेसिकली क्या है, जो हमारे मौर्यास थे, और इवन पोस्ट मौर्यन जितने भी रूलर्स हैं वो, और इवन गुप्तास, तो इन्होंने ना मौर्यंस, पोस्ट मौर्यंस और गुप्तास ने इनकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं, दे आर इंस्क्रिप्शंस पब्लिश्ड इन ए सीरीज ऑफ कलेक्शन। और उस सीरीज ऑफ कलेक्शन को नाम दिया गया है ये कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकारम। तो ये क्या चीज है? इट्स अ सीरीज ऑफ कलेक्शंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस पब्लिश्ड बाय मौर्यंस, पोस्ट मौर्यंस एंड गुप्तास। तो मुझे पॉइंट मिला एंड आई फाइंड इट यूजफुल फॉर द एमसीक्यू, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट। आप नोट कर लीजिएगा। इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो आपको इवन हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलेंगी, हड़प्पास भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मौर्यंस ने शुरू किया या अशोका ने शुरू किया। देखिए इंस्क्रिप्शंस का इतिहास बड़ा पुराना है, हम उनको डिकोड कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट द पॉइंट हियर इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इवन हड़प्पन्स ने भी अपनी इंस्क्रिप्शंस की थी,
आपके सामने एक हड़प्पन इंस्क्रिप्शन का हमने एग्जाम्पल भी लगाया है, हैव अ लुक एट दैट। इसमें क्या खास है? हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस जो आप अपने सामने देख रहे हो, इन्होंने भी पत्थरों के ऊपर जो है अपनी आर्ट दिखाई है। बट इंटरेस्टिंग ये है कि इन्होंने जो यूज किया है, इनकी जो स्क्रिप्ट है दैट इज पिक्टोग्राफिकल, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट है। अनफॉर्चुनेटली आज तक भी हम इसको डिकोड नहीं कर पाए। मालूम नहीं इन्होंने क्या लिखा, क्या मैसेज दिया। ये जो पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट है हड़प्पन्स की, जो आप यहां देख रहे हो कि शब्दों की जगह पिक्चर्स का यूज किया गया है, तो ये पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट इन्होंने बनाई थी। आई थिंक इसको बोस्ट्रोफिडन बोलते हैं, एज फार एज आई रिमेंबर। आई थिंक द नेम इज बोस्ट्रोफिडन, ऐसा कुछ करके नाम होता है इस स्क्रिप्ट का, जहां पे पिक्चर्स का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ लेटर्स और नंबर्स। तो ये लोग कैसे लिखते थे ना, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे ये भाषा लिखी जाती थी, कॉन्टिन्यूएशन में ही लिखी जाती थी। और हड़प्पन्स की इंस्क्रिप्शंस इस भाषा में लिखी गई, बट दे आर येट टू बी डिसिफर्ड। बहुत कम लोग हैं, बहुत ऑलमोस्ट बहुत रेयर ही इस भाषा को समझ पा रहे हैं। तो जिस दिन ये डेसिफर होगा, आई एम श्योर जो जो भी हिस्ट्री आप पढ़ते हो हड़प्पन्स की, उसमें बहुत कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, बहुत कुछ उनके लाइफ कल्चर के बारे में हमें पता चलेगा। तो यस, अदर देन अशोका, उससे पहले इवन हड़प्पन्स यूज्ड टू हैव द इंस्क्रिप्शंस। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग नोट करना, मैंने क्वेश्चन देखा है, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस तो बड़ी फेमस है ही, और इस पे कभी भी एमसीक्यू आ जाएगा, आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, वहां भी आपको दुनिया भर के क्वेश्चन मिलेंगे, दैट इज अबाउट द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन हु फर्स्ट डेसिफर्ड अशोकास इंस्क्रिप्शन? आप बता सकते हैं हु डेसिफर्ड Ashokan inscriptions? Who was the first person to decipher the inscriptions of Ashoka? ये क्वेश्चन भी आया था 2015 या 2016 में सवाल आया था, अशोकन इंस्क्रिप्शंस को किसने डेसिफर किया। सबसे पहले 1837 में जाकर के हमने, ये लिखी गई है कब की, 3rd सेंचुरी बीसी की, मगर इस पे लिखा क्या गया है, इन इंस्क्रिप्शन को डेसिफर करने वाले इंसान का नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, ही वॉज द पर्सन हु फर्स्ट डेसिफर्ड अशोकन इंस्क्रिप्शन। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और 2014-15 के आसपास ये क्वेश्चन भी आया है। अशोकन इंस्क्रिप्शन कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स में लिखी गई, ये भी क्वेश्चन आता है कि अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं, कौन कौन सी अलग अलग जो है स्क्रिप्ट इस्तेमाल हुई इसको लिखने के लिए। तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस मोस्टली दे आर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई, ब्राह्मी के अंदर जो प्राकृत आती है वो इसी की भाषा है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई। ब्राह्मी के अलावा खरोष्ठी में भी लिखी गई। खरोष्ठी एक स्क्रिप्ट है। इन दोनों में डिफरेंस मालूम है क्या है? जो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती है ना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को आप लिखते हो लेफ्ट टू राइट, ये आप लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, जैसे अभी हम हिंदी इंग्लिश लिखते हैं ना, तो ये भाषा हम ऐसे लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, ऐसा। लेकिन खरोष्ठी क्या है ना, इट्स अ लैंग्वेज विच इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये राइट टू लेफ्ट, जैसे उर्दू लिखी जाती है ना, उर्दू भी तो हम ऐसे राइट टू लेफ्ट लिखते हैं ना, तो उर्दू की तरह ये भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जबकि ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है नॉर्मल हिंदी इंग्लिश की तरह लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। लेकिन ये दोनों तो सबसे कॉमन थे, ब्राह्मी और खरोष्ठी सबसे कॉमनली यूज्ड स्क्रिप्ट्स थी अशोकन इंस्क्रिप्शन के लिए। बट अदर देन दैट, इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर जगह पे, फॉर एग्जांपल जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, आज का जो प्रेजेंटली पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, वहां पे अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो मिलती हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, अफगानिस्तान पाकिस्तान में, कुछ एक इंस्क्रिप्शन अशोका की है, ये लिखी गई है। इसके अंदर भी ऑल्सो यूज्ड ग्रीक एंड द अरामिक इंस्क्रिप्शंस। तो ग्रीक और अरामिक
स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल किया गया, प्लीज इसको नोट करिएगा। तो ओवरऑल 4 स्क्रिप्ट में लिखी गई है अशोका के एपिग्राफ्स या इंस्क्रिप्शंस। ब्राह्मी और ख्रोष्टी ज्यादा कॉमन है। पर्टिकुलर जगह अफगानिस्तान पाकिस्तान में देखिएगा तो वहां ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब जैसे आपने देखा कि भाई ये जो स्टोन वगैरह पे लिखी हुई जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इन पे तो मोस्टली राजाओं की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, राजाओं के कानून या राजाओं के मैसेजेस लिखे गए। बाकी इसके अलावा इंस्क्रिप्शन का यूज किया गया था इवन लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शंस के लिए। इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल हमने लैंड ग्रांट्स को रिकॉर्ड करने के लिए भी किया। लैंड ग्रांट लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शंस में बहुत सारा लैंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन नोट किया गया। और ये जो लैंड वगैरह के रिलेटेड जो इंस्क्रिप्शंस थी, अदर देन किंग इंस्ट्रक्शंस, राजाओं के इंस्ट्रक्शंस तो ऑन द स्टोन, बट अगर नॉर्मली अगर कोई लैंड बेस्ड इंस्ट्रक्शन देनी है, इंस्क्रिप्शन है, उसके लिए मोस्टली ना कॉपर प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया। मोस्टली द कॉपर प्लेट्स वर यूज्ड। तो आप एक डिफरेंस देख सकते हैं कि भाई कॉपर प्लेट्स का ज्यादातर इस्तेमाल अदर देन राजा की इंस्ट्रक्शन, रॉयल इंस्ट्रक्शंस के अलावा जो इंस्क्रिप्शंस थी उनके लिए कॉपर प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको बताता हूं। सबसे बड़ा एग्जांपल है सोहागोड़ा कॉपर प्लेट। लिख लीजिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो वी हैव सोहागोड़ा कॉपर प्लेट। ये जो सोहागोड़ा कॉपर प्लेट है, ये बहुत ही फेमस कॉपर प्लेट है इंडिया की। इस पे क्या लिखा गया है, इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन देखिएगा। इस कॉपर प्लेट पे डिस्क्राइब किया गया है कि कितना सीवियर ड्रॉट आया हमारे राज्य में, कितना सीवियर ड्रॉट आया और क्या क्या स्टेप्स हमने लिए उससे बाहर निकलने के लिए, और कैसे इन लोगों ने फूड शॉर्टेज को टैकल किया। हाउ व्हाट स्टेप्स टेकन टू टैकल द फूड शॉर्टेज। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है अदर देन द रॉयल इंस्ट्रक्शंस, उनके लिए मोस्टली कॉपर प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके लिए सोहागोड़ा कॉपर प्लेट। मैंने इसके, आप लिख लीजिए, इसका फोटो भी लगाया होगा जरूर। तो इंस्क्रिप्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आपसे कोई जनरल क्वेश्चन आ जाए कि बताओ किस किस पर्पस के लिए इंस्क्रिप्शन का यूज हुआ, अब आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। तो इंस्क्रिप्शन का यूज लैंड ग्रांट इंफॉर्मेशन से लेकर के कोई इवेंट रिकॉर्ड करने के लिए भी। अब यहाँ पे इवेंट ही रिकॉर्ड हुआ है कि कैसे ड्रॉट आया, तो जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इवेंट को भी रिकॉर्ड किया गया। राजा ने किसको कहाँ ग्रांट दिया, किसको ग्रांट मिली, उसके उसकी इंफॉर्मेशन भी हमने कॉपर प्लेट्स पे लिखी। और स्टोन के ऊपर तो रॉयल इंफॉर्मेशन आपके पास थी। आप यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे 2 फोटो आपको दिख रही हैं। ये फोटो जेम्स प्रिंसिप की है। ये जेम्स प्रिंसिप की फोटो है जिन्होंने डिकोड किया है अशोकन इंस्क्रिप्शंस, 1837 में डिकोड किए गए। और सोहागोड़ा इंस्क्रिप्शन जो आप अपने सामने देख रहे हो, दिस इज द ओल्डेस्ट इंडियन कॉपर प्लेट। ये भी आप इंफॉर्मेशन एड ऑन याद कर लीजिएगा। ये 3rd सेंचुरी बीसी को बिलोंग करती है। इट वॉज द 3rd सेंचुरी बीसी जब ये कॉपर प्लेट लिखी गई थी, और इसको ओल्डेस्ट इंडियन कॉपर प्लेट माना जाता है। अगर एमसीक्यू में यही क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर टू बी द ओल्डेस्ट इंडियन कॉपर प्लेट, आंसर विल बी सोहागोड़ा इंस्क्रिप्शन। और देखिए ये कॉपर के ऊपर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस है। इसका कंटेंट मैंने आपको बता दिया, ये कंटेंट क्या है, इस पे क्या इंफॉर्मेशन लिखी गई है, वो भी आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। आर वी क्लियर विद दैट? यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर हो गया बॉस? अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया देन समझ लीजिए कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है आर्कियोलॉजिकल और मटेरियल सोर्सेज का, जो फर्स्ट पार्ट है इंस्क्रिप्शंस का, दैट इज ओवर। कोई डाउट प्लीज पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। जॉन मार्शल नहीं है, इट्स जेम्स प्रिंसिप। नैन्सी जी, जॉन मार्शल नहीं है। चलिए जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ एवरीबॉडी?
क्विकली प्लीज। यहां तक का टॉपिक समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आर यू एबल टू गेट दैट? कम ऑन क्विकली, आगे बढ़े। कोई डाउट प्लीज पूछिए। आप लोगों के मैसेजेस नहीं आ रहे भाई, आगे कैसे बढ़ा जाए? यस सर, चल। नाउ द सेकंड सोर्स वी हैव टू स्टडी इज द कॉइन्स। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सोर्स होता है। कॉइन्स जब आप स्टडी करते हैं ना, कॉइन से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो हमारा जो दूसरा सोर्स है, दैट इज एक्चुअली कॉइन्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। द स्टडी ऑफ कॉइन्स को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। जैसे स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को कहते हैं एपिग्राफी है, स्टडी ऑफ कॉइन्स को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है, NUMISMATICS, न्यूमिस्मैटिक्स। जो हमारे पास आज एंशिएंट कॉइन्स हैं, जब हम एंशिएंट कॉइन्स को देखते हैं तो इंटरेस्टिंगली एंशिएंट कॉइन्स जो हमारे पास हैं वो बहुत सारे कॉइन्स कॉपर के बने हुए हैं, इवन सिल्वर के भी कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं, गोल्ड के भी कॉइन्स मिलते हैं, इवन लेड के भी कॉइन्स मिलते हैं। कल को यही क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में कि विच व्हाट वाज द मटेरियल यूज्ड फॉर एंशिएंट कॉइन्स, सो यू हैव कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड। ये मोस्ट कॉमन जो कॉइन्स हैं इन्हीं मटेरियल के बने हुए हैं। हमारे इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में आप आगे जाके पढ़ोगे, जो कुशान्स का पीरियड था भारत में, जो कुशान राजा आए, कुशान राजाओं का जो समय था, यहाँ ये कुशान पीरियड इज वन ऑफ द इंडो ग्रीक रूलर्स का पार्ट था। इंडो ग्रीक किंग्स हम लोग पढ़ेंगे, स्पेशल आएंगे। और कुशान का ही वो जो कनिष्क आप लोग पढ़ते हो, जिसने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, ही वाज अ कुशान रूलर। तो इंडो ग्रीक्स ने भारत पे रूल किया है। तो कुशान्स के टाइम पे, कुशान्स के दौर में लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे। वो दौर था जहां पे लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स इनके टाइम पे जो है बनाए गए थे। तो कुशान पीरियड को क्रेडिट दिया जाता है फॉर लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स, फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स। ये जो इंडो ग्रीक राजाओं की मैं बात कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा ब्रीफ इनके बारे में, कि जो भी इंडो ग्रीक्स थे ये भारत में आए थे फ्रॉम नॉर्थ अफगानिस्तान। जितने भी इंडो, कई सारे हैं, कुशान इज वन ऑफ देम। ऐसे 4-5 डायनेस्टीज हैं, स्काइथियंस भी आए थे, है ना, और भी आए थे कई सारे। तो कुशान पीरियड में जो ये जो इंडो ग्रीक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली इंडो ग्रीक्स कौन थे? दे वर द रूलर्स दैट हु केम फ्रॉम नॉर्थ अफगानिस्तान। नॉर्थ अफगानिस्तान से आए थे और इन्होंने भारत पे रूल किया है। दे रूल्ड बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट सेंचुरी बीसी। तो सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी बीसी के बीच में जो भारत पे रूल हुआ है, स्पेशली इंडिया में जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उन पे रूल किया है कुशान इंडो ग्रीक्स ने। और उन सारे इंडो ग्रीक्स में जो सबसे पावरफुल थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, वो कुशान पीरियड्स की है। और उसमें भी हमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं। अब कॉइन्स का इस्तेमाल ये लोग क्यों करते थे भाई? तो ऑब्वियसली कॉइन्स का मिलना, कॉइन्स का होना हमें क्या शो करता है? कॉइन्स को स्टडी करके हमें समझ में, कॉइन्स का होना इस बात का सिग्निफिकेंस है कि भाई उस टाइम पे जो है लार्ज स्केल पे ट्रांजैक्शंस होती रही होंगी, तभी तो कॉइन्स का जरूरत पड़ा। पैसा, करेंसी क्यों बनाई गई होगी? तो करेंसी बनाने का लॉजिक क्या होगा? ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है ना। तो ये लोग जो बड़े बड़े जो ट्रांजैक्शंस करते थे, तो ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल होते थे ये कॉइन्स। ऑफ कोर्स यहां से समझ में आता है लोगों का ट्रेड जो था, वो ट्रेड कैसे काम करता था।
तो लार्ज स्केल पे ट्रांजेक्शन, लार्ज स्केल पे ट्रेड था। तो काफी काफी जिस ऐसा समझा जाता है कि जिस दौर में, जिस भी पीरियड में जो कॉइन्स हैं वो उस टाइम की इकोनॉमी की प्रोस्पेरिटी दिखाते हैं। अगर आपके आप सोच के देखिए, खुद सोचने वाली बात है, अगर आपके राजाओं ने सोने के सिक्के बनवाए सपोज, तो क्या ये मैसेज नहीं देगा आपको कि भाई सोने के अगर सिक्के बन रहे हैं, इसका मतलब उस टाइम की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग रही होगी कि सोने के सिक्के राजा बना रहा है। अगर वहीं पे अगर लेड का इस्तेमाल हुआ है तो आप बोलोगे यार शायद उतनी प्रोस्पेरिटी नहीं दिखाई देती। आप समझ रहे हैं ना, ये फर्क पड़ता है रॉ मटेरियल का भी। तो किस राजा ने, दो चीजें हैं, या तो वो चीज आपकी लोकली अवेलेबल थी, अगर आपके पास वो मटेरियल लोकली अवेलेबल है तो कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो बोलते हैं यार लोकल मटेरियल का बना दो कॉइन, क्यों इतना इंपोर्ट पे पैसा खर्च करना, वो भी हो सकता है। और दूसरा होता है उस पर्टिकुलर राजा की क्या प्रोस्पेरिटी है, उसने किस तरह के कॉइन्स का इस्तेमाल किया। कॉइन्स का मिलना अलग अलग जगह पे, जहां जहां कॉइन्स मिलते हैं उनसे ट्रेड प्रैक्टिसेस, ट्रेड पार्टनर्स का भी पता चलता है। अगर किसी इंडिया के राजा का सिक्का आपको रोम में मिले या रोम के राजा का सिक्का भारत में मिले, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे दोनों के बीच में व्यापार हुआ होगा। तो एंशियंट टाइम्स में व्यापार हुआ होगा, तभी तो उनके सिक्के हमारे पास आए और हमारे सिक्के उनके पास गए। तो कहां पे ट्रांजेक्शन हो रही थी, किनके साथ हम ट्रेड कर रहे थे, किसके साथ हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, वो सब चीजों का एक स्टडी आपको मिलती है कॉइन्स के थ्रू। तो कॉइन्स को पढ़ना और कॉइन्स की इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स जो पोस्ट मॉरियन टाइम्स में देखने को मिले, वी गॉट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स। वो कब आए भारत में, सबसे ज्यादा कॉइन्स कब पब्लिश हुए, मॉरियंस के बाद। तो पोस्ट मॉरियन टाइम्स में लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स देखने को मिले, और वो जो कॉइन्स थे उस टाइम के, उसमें सभी तरह की मटेरियल आपको मिलेंगी। उसमें लेड के भी कॉइन बने, इवन जो है पोटिन करके एक मटेरियल होता है उसके भी बने, कॉपर के भी कॉइन्स बनाए गए, ब्रॉन्ज के भी जो है कॉइन्स आपके बनाए गए, और सिल्वर और गोल्ड तो है ही। तो देखिए पोस्ट मॉरियन टाइम्स, ये एमसीक्यू है, ड्यूरिंग विच टाइम्स इंडिया गॉट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स, आंसर वुड बी पोस्ट मॉरियन। पोस्ट मॉरियन वो टाइम हो गया जो मॉरियंस के बाद और गुप्ता से पहले का टाइम है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ पोस्ट मॉरियन टाइम्स। लेकिन लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इज पोस्ट मौर्य। लेकिन अगर सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए और सवाल ये आए स्टार मार्क के साथ, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, नॉर्मल कॉइन्स पोस्ट मौर्यन, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसके दौर में बने, देन आंसर वुड बी गुप्तास। ये शोध करता है, ये अब यहां से क्या शो हुआ, गुप्तास की प्रोस्पेरिटी, यहां से शो होता है गुप्तास की प्रोस्पेरिटी। सबसे ज्यादा भारत में सोने के सिक्के अगर किसी के अंदर बने हैं तो वो है गुप्तास। कुशांस ने बहुत सारे कॉइन्स बनाए, सबसे ज्यादा कॉइन्स पोस्ट मौर्यन टाइम्स में बने, लेकिन लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स बने अंडर द रूल ऑफ गुप्तास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। लेकिन अगर यहीं पे सवाल थोड़ा सा वापस ट्विस्ट किया जाए और सवाल ट्विस्ट होके आ जाए कि बताइए सबसे पहले फर्स्ट इंडियन कॉइन, फर्स्ट इंडियन कॉइन वाज मिंटेड, कब किया गया, फर्स्ट इंडियन कॉइन वाज मिंटेड ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपद्स, एज ऑफ महाजनपद्स। और महाजनपद्स जो भारत में हुए हैं, हमारे पास ऐसे 16 महाजनपद हुए हैं, वो वही महाजनपद का टाइम था जब मगध एक बड़ा राज्य बना था। तो इट वाज अराउंड 6th सेंचुरी बीसी। तो महाजनपदों का जो समय है वही 6th सेंचुरी बीसी के आसपास का समय माना जाता है। तो महाजनपदों के टाइम पे सबसे पहले भारत में सिक्के बनने शुरू हुए थे, और जो पहले शुरुआत में जो सबसे पहले भारत के सिक्के बने थे उनको हम कहते हैं पंच्ड मार्क कॉइन्स, वी कॉल देम एज पंच्ड मार्क कॉइन्स।
उनको पंच मार्क कॉइन्स क्यों बोलते हैं? वो कोई भी एक ऐसा सिक्का बना के उसके ऊपर एक स्टैंप मार दिया करते थे और वो स्टैंप की वजह से उसको कहा गया पंच मार्क कॉइन्स। तो महाजनपदों के समय पे ही भारत में सिक्के बनने शुरू हो गए थे। आपके सामने मैं कुछ पिक्चर रखना चाहूंगा। दीज आर द मौर्यन कॉइन्स जो आप अपने सामने देख रहे हैं। प्लीज हैव अ लुक एट दैट। मौर्यन राजाओं के समय कुछ इस तरह के सिक्के थे जो आप यहाँ पे देखते हैं। और मौर्यंस के टाइम पे जो है, उसके बाद आप गुप्तास के गोल्ड कॉइन्स देखिए, क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि गुप्तास के अंदर वी गॉट द लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन्स। तो राजाओं के जो सिक्के थे वो कुछ इस तरह के सिक्के थे। आप एक चीज जरूर नोटिस करेंगे कि इन इन देखो, पहले जो सिंपल पंच मार्क थे, क्वालिटी भी आपको समझ में आ रही है। मॉरियन कॉइन्स की क्वालिटी देखिए, इनकी शेप भी इरेगुलर है और ये सिर्फ पंच मार्क कॉइन्स है। ये वाले भी जो मार्क है दे आर ऑल्सो द पंच मार्क कॉइन्स, ठीक है ना। और यहाँ पे कुशान्स के कॉइन्स आपको मिलेंगे। इनकी 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 भी एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। कुशान रूलर वो पहले राजा थे जिन्होंने अपने राजाओं के हेड्स को एनग्रेव करना शुरू किया था। इनफैक्ट कुशान कॉइन्स के अंदर ही हम देखते हैं दे ओनली स्टार्टेड एनग्रेविंग द portrait heads of kings on their coin। तो सबसे पहले राजाओं के जो फेस लगने स्टार्ट हुए, देखिए यहाँ पे इस राजा का फेस है, देख रहे हैं। तो कुशान रूलर्स वो सबसे पहले, या कुशान कॉइन्स वो सबसे पहले कॉइन थे भारत में जिनमें राजाओं का फेस लगना स्टार्ट हुआ। तो किस राजा का? राजा ने अपना फेस लगवाना स्टार्ट किया था कुशान्स में। गुप्तास के अंदर भी आप नोटिस करना, यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे भी आपको इंटरेस्टिंग, जैसे अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूं, गुप्तास ने भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें अपने कॉइन्स पे लिखी हैं। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे आपको मैरिज कॉइन दिखाएगा, एक शादी यहाँ पे नजर आ रही है। तो गुप्तास जो लिख रहे थे वो कुछ अलग चीजें थी। आप ये देखिए, ये जो कॉइन आप देख रहे हो, ये समुद्रगुप्त ने जो है किया और अपने फादर के बारे, उनके फादर की मैरिज कॉइन के को रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही एक अश्वमेध कॉइन था, समुद्रगुप्ता ने जो किया था, ये उन्होंने अपना घोड़ा यहाँ बनाया था, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे नोटिस करेंगे, यू विल हैव लिरिस्ट टाइप कॉइन कुमार गुप्त वन ने बनाया। लायन स्लेयर चंद्रगुप्त टू ने एक सिक्का बनाया जिसमें राजा को शेर को मारते हुए दिखाया गया है। एक राइनो स्लेयर भी है जिसमें राजा ने राइनोसिरोस का शिकार किया। बैटल एक्स टाइप है जहां पे एक वेपन्स के साथ राजा को दिखाया गया। तो जो भी मैसेज कन्वे करने होते थे, देखो अल्टीमेटली ये सारा जो ड्रामा किया जाता था वो राजा की इमेज को बताने के लिए किया जाता था कि लोग जो है वो राजा के कारनामों से इंप्रेस रहे। तो ये सोशल मीडिया तो था नहीं, तो उस टाइम का ये सोशल मीडिया यही था कि सिक्कों के ऊपर इवेंट्स को लिख दो और वो सिक्के जब चलेंगे सर्कुलेशन में तो हर आदमी उस सिक्के को देखेगा कि अच्छा राजा ने ये किया वो किया। तो ये बड़ा अच्छा सोशल मीडिया था उस टाइम का। तो याद रखना है कि गुप्ताज ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के पब्लिश करे और कुशान्स ने एक यूनिक प्रैक्टिस स्टार्ट की थी कि पोर्ट्रेट हेड्स, राजाओं के सिर जो है उनको पोर्ट्रेट किया गया था कॉइन्स के ऊपर। ठीक है बॉस, आई होप समझ में आ रहा है। और पंच मार्क कॉइन्स आपको मैंने मॉरियंस वाले दिखाए, ये पंच मार्क कॉइन्स है जिन पे नॉर्मल कोई भी चीज यहां पे मेंशन की गई है। प्लीज टेल मी इफ वी आर क्लियर विद दिस पॉइंट। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ वही वही बिल्कुल केजीएफ हाइप वाला केस है वही वाला है। जैसे केजीएफ में सोने की मूर्ति बना दी, तो वही केजीएफ वाला हाइप है यहाँ पे फुल ऑन। ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे बता दो, क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सेकंड सोर्स वी आर डन विद, राइट। तीसरा चौथा ज्यादा बड़ा नहीं है, तीसरा चौथा पांचवा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको भी फटाफट कवर कर लेते हैं।
कॉइन्स के बाद जो तीसरा सोर्स हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर एंशिएंट आर्किटेक्चर एंड मॉन्यूमेंट्स. प्लीज पुट अप द हेडिंग एज द सोर्स नंबर 3, which is the ancient architecture or ancient monuments. जब हम इसको स्टडी किया, हमने जो भी एंशिएंट हमारे पास आर्किटेक्चर अभी अवेलेबल है, जो भी मॉन्यूमेंट्स हमारे पास हैं, इनको स्टडी करने से हमें पता चला कि भाई जो कैल्कोलिथिक टाइम्स था, कैल्कोलिथिक टाइम्स को कॉपर एज भी बोलते हैं, तो कैल्कोलिथिक पीरियड में द कॉपर एज पीपल यूज्ड टू make the monuments, there was use of burnt bricks, कि लोगों ने burnt bricks का इस्तेमाल वो लोग करते थे. ये हमें कैसे समझ में आया? जब हमने कैल्कोलिथिक पीरियड के मॉन्यूमेंट्स को स्टडी किया. ठीक है ना. हमें एक दो चीजें और यहाँ इंटरेस्टिंग देखने को मिली कि जो भी एंशिएंट आर्किटेक्चर है उसकी भी दो कैटेगरीज आपको मिलेंगी. एंशिएंट आर्किटेक्चर, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो सेक्युलर भी है, कुछ सेक्युलर बनाए गए हैं जिसमें कोई धर्म को लेकर के पर्टिकुलर चीज नहीं है, सिंपल मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं फॉर द किंग्स एंड ऑल. और कुछ आपको सेक्युलर आर्किटेक्चर के अलावा यू आल्सो हैव सम रिलीजियस आर्किटेक्चर. तो इसमें कई सारे रिलीजियस आर्किटेक्चर्स को भी स्टडी किया जाता है. रिलीजियस आर्किटेक्चर में मोस्टली आप देखते हैं तो मौर्यन टाइम्स पे, ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम्स, तो बहुत ज्यादा रिलीजियस आर्किटेक्चर बनाए गए थे मौर्यंस के द्वारा. और उस टाइम पे जैसे आप जो, और खास तौर पे बुद्धिज्म, क्योंकि अशोका के बाद बुद्धिज्म बहुत जो है फ्लरिश किया था, तो उस टाइम पे अशोका ने जो है चैत्य बनवाए थे, द चैत्याज, द विहाराज और इवन अदर टेम्पल्स वगैरह भी. तो ये जो इनको हम स्टडी करते हैं, चैत्याज, विहाराज, दोनों का संबंध बुद्धिज्म से है. दोनों का संबंध बुद्धिज्म से है. चैत्याज क्या थे? इनके वर्शिप हॉल्स थे. विहाराज क्या थे? वो मोनेस्ट्रीज थी जहां पे मॉन्क्स रुकते थे. तो चैत्याज, विहाराज, टेम्पल, ये सब भी बनाए गए. तो हमारे पास रिलीजियस आर्किटेक्चर भी है स्टडी करने के लिए, जिनसे हमें उस टाइप के रिलीजन्स का बहुत सारा आइडिया लगता है. और सेक्युलर आर्किटेक्चर है जहां पे जो रिलीजियस नहीं है, जिसका संबंध किसी धर्म से नहीं है, लेकिन उनसे हमें समझ में आता है उस टाइम के आर्किटेक्चर. जैसे कैल्कोलिथिक में जो हम बना रहे हैं, तो भैया बर्न ब्रिक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये उस टाइम की आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी को जो है डिस्प्ले करता है, शोकेस करता है. ठीक है जी. तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स आपके लिए रहेगा. चौथा जो सोर्स हमारे पास है, दैट फोर्थ वन इज द स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स. तो स्कल्पचर्स हमने स्टडी किए. स्कल्पचर्स क्या? मूर्तियां. फॉर एग्जांपल स्कल्पचर क्या होगी? मूर्तियां. तो जो एंशिएंट टाइम्स की मूर्तियां हम स्टडी करते हैं, उनसे भी हमें बहुत कुछ समझ में आता है. उस टाइप के लोग क्या देखते थे. कोई भी चीज, कोई भी इंसान, जैसे स्कल्पचर्स और पेंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अब एक बात बताओ, मैं क्या चीज पेंट करूं? दो ही चीजें, दो ही तरह की चीजें आप पेंट कर सकते हो. आपको कोई ड्राइंग बनानी है, पेंटिंग करनी है, या तो आप वो चीज को पेंट करोगे जो आपने देखा है. अगर कहीं पे कोई एक चीज आपने देखी है तो देखी हुई चीज को आप पेंट करोगे, या आप उस टाइम पे जो भी आपका थॉट प्रोसेस होगा, अपनी कल्पना के हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से पेंटिंग को ड्रॉ करोगे. अगर कहीं पे देखी हुई पेंटिंग ड्रॉ करी है, तो एग्जैक्टली उस टाइम की एक इवेंट को आप कैप्चर कर रहे हो. तो उसको स्टडी करके हमें बहुत कुछ पता चलेगा उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में. और अगर आपने अपनी इमेजिनेशन से भी किया है, तो भी समझ में आएगा कि समाज में किस तरह के विचार थे, लोग किस तरह की चीजें सोचते थे. तो एनी केस, पेंटिंग्स हमें बहुत कुछ समझाएंगी इतिहास के बारे में. इसी तरह से स्कल्पचर्स, अगर लोग वहां पे किसी भगवान की मूर्ति बना रहे हैं, तो समझ में आएगा कि लोग भगवान की पूजा करते होंगे. अगर स्कल्पचर में कोई ऐसी मूर्ति में, अगर सपोज एक आपको बहुत फेमस, आप स्कल्पचर की बात करते हैं, आपको मिलती है ना वो, जैसे सपोज एक शिवा की मूर्ति मिलती है, डांस करता हुआ शिवा, जिसको नटराज के नाम से जाना गया. तो अगर 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 पुराने टाइम में शिवजी की मूर्ति मिल रही है, तो समझ में आता है कि देवर अवेयर ऑफ सम गॉड लाइक शिवा, राइट.
अगर स्कल्पचर्स में उन्होंने एक स्कल्पचर बनाया जहां पे एक बियर्ड मैन है, जहां पे एक प्रिस्ट बनाया गया है, तो समझ में आता है कि लोग प्रिस्ट को रिस्पेक्ट करते होंगे। प्रिस्ट कल्चर शायद रहा होगा जिस इंसान को प्रिस्ट बनाया गया। अगर उस प्रिस्ट की दाढ़ी है तो समझ में आता है कि लोग शायद बियर्ड कैरी करना पसंद करते होंगे। अगर किसी स्कल्पचर में एक इंसान ने दुनिया भर के ज्वेलरी पहन रखी है तो समझ में आता है कि आदमी हो या औरत हो, सब लोग ज्वेलरी पहनते थे, सबको फैशन का शौक था। तो उस टाइम पे बने हुए स्कल्पचर्स, बनी हुई पेंटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट देती हैं, स्पेशली उस टाइम के कल्चर के लिए। कोई भी पेंटिंग, कोई भी स्कल्पचर उस अपने टाइम का कल्चर, अपने टाइम की चीजें आपको शोकेस करता है। तो इसके अंदर आप और ये बहुत पुराना प्रैक्टिस है, ये स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स जो है, दे एक्चुअली दे स्पेशली द स्कल्पचर्स, दे आर एज ओल्ड एज हड़प्पन टाइम्स। ठीक है ना? इन इंडिया स्कल्पचर्स डेट्स बैक टू हड़प्पन टाइम्स। हड़प्पन तो हड़प्पन टाइम्स से ही इंडिया में आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। जब मैं आर्ट एंड कल्चर करवाऊंगा तो हड़प्पन के बहुत सारे स्कल्पचर्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। जहां तक बात पेंटिंग की है सर, पेंटिंग के केस में आपको जो इंडिया में सबसे अर्लीस्ट जो पेंटिंग के रिकॉर्ड मिलते हैं, जो अर्लीस्ट पेंटिंग्स भारत में मौजूद हैं, बहुत इंटरेस्टिंगली वो आपकी रॉक पेंटिंग्स है, वो केव पेंटिंग्स है बेसिकली। तो केव के अंदर बनाई गई पेंटिंग्स हैं, दे आर और उसका जो नाम है आप सबने सुना होगा, भीम बेतकाज रॉक शेल्टर। मध्य प्रदेश में जो भीम बेतका रॉक शेल्टर्स हैं, रॉक केव्स हैं, इन रॉक शेल्टर्स के अंदर बनी हुई है और ये बिलोंग करती है टू द मीजोलिथिक एज। कुछ मीजोलिथिक एज के आसपास की पेंटिंग्स है और भारत की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग्स अगर कोई है, सबसे पुरानी केव पेंटिंग्स अगर कोई है, वो है मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स। आप चाहें तो मैं आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पिक्चर पे दिखा देता हूं। पेंटिंग्स में सिर्फ यही नहीं, पेंटिंग्स में आपको इवन अजंता पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे लिए रहा है। इवन जो अजंता की जो गुफाएं, अजंता अलोरा सुना होगा महाराष्ट्र में, जो अजंता पेंटिंग्स हैं, अजंता पेंटिंग्स में देखो, जो ये भीमबेटका की रॉक शेल्टर्स हैं, ये कोई पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में नहीं है, ये लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में बनाई गई हैं। लोगों की जनरल एक्टिविटी, लोग शिकार कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वो वाली चीजें यहां बनाई गई हैं। अजंता पेंटिंग्स के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है कि यू आर ऑल्सो गोइंग टू सी सम रिलीजियस फिलॉसफी टू। अजंता पेंटिंग्स आर रिलीजियस पेंटिंग्स, ठीक है? तो इसमें आपको रिलीजियस फिलॉसफी भी देखने को मिलती है, रिलीजियस फिलॉसफी भी आपको देखने को मिलेगी अजंता पेंटिंग्स के अंदर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स हमारी हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के लिए। अगर आप यहाँ पे मेरे से पिक्चर पूछेंगे तो लुक एट दिस पिक्चर प्लीज। दीज आर द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। ये देखिए जरा, इंडिया की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग्स ये हैं। और ये इस तरह से चीजें देखिए, ये इंसानों ने जो इन गुफाओं में रहते होंगे, उन्होंने ये सब बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको नजर आएगा, आपको समझ में आएगी अगर आप पेंटिंग देखिएगा नॉर्मली, तो आपको कितना कुछ उस टाइम के बारे में समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि लोग शायद इकट्ठा झुंड बना के शिकार करने जाते होंगे। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई कुछ कुछ एनिमल्स आपको दिखाए गए हैं, इन एनिमल्स का शायद शिकार करने गए होंगे। तो कुछ लोग घोड़े पे भी सवार होके जाते होंगे जैसे जैसे दिखा रखे हैं, और इनके हाथ में वेपन्स आपको नजर आएंगे, शिकार करने गए हैं। कुछ लोग पैदल गए होंगे, जैसे नॉर्मली कुछ सैनिक नीचे चलते हैं, कुछ सैनिक ऊपर चलते हैं। एक इंसान इनकी तरफ देख रहा है, हो सकता है कोई वॉर का सिनेरियो दिखाना चाह रहे हो। तो बेसिकली जो भी उस टाइम पे था, एंड अमेजिंग चीज है कि कब से कितनी पुरानी पेंटिंग्स आपको प्रिजर्व मिलेंगे एज इट इज। ये भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स की पेंटिंग है। पेंटिंग्स का जिक्र करें, अजंता पेंटिंग्स, लुक एट दिस ब्यूटीफुल अजंता पेंटिंग्स। बट यहां पे यू आर ऑल्सो गोइंग टू हैव, अच्छा अजंता पेंटिंग्स में भी आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ये सबके एलिमेंट्स मिलेंगे। अजंता पेंटिंग्स में बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के तो बहुत एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये रिलीजियस पेंटिंग्स भी है। अजंता वाली पेंटिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलीजियस पेंटिंग्स, राइट?
आखिरी जो लास्ट पांचवा पॉइंट हमारे पास है, दैट इज बेसिकली द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। तो पांचवा जो पॉइंट आप देखते हो, द फिफ्थ सोर्स इज द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में मैंने आपको बताया था, जैसे बीड्स होते हैं ना, ये फैशन लोग करते थे। आज भी जो हम लोग बीड्स पहनते हैं ना, ये बीड्स बहुत पुराना प्रैक्टिस है। लोग इन बीड्स की ना ज्वेलरी बनाया करते थे हड़प्पन टाइम से। तो बीड्स की ज्वेलरी बनाते थे, आदमी औरत सब लोग फैशन करते थे। मेकअप का शौक था। अभी तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं, भाई अरे चूड़ियां क्यों पहन रखी है, औरत है क्या? बट ऐसा नहीं है, ये तो अब की सोच है। उस टाइम पे आदमी औरत सब चूड़ियां पहन रहे हैं। उस टाइम पे आदमी औरत सब मेकअप कर रहे हैं, सबको ब्यूटीफुल बनना है। तो सबको फैशन का शौक था, और आदमी कम नहीं, पूरा एकदम फुल ऑन, औरतों से ज्यादा ज्वेलरी पहने हुए आपको आदमी मिल जाएगी। तो बीड्स वगैरह यूज होते थे। और पोट्री हम इन बीड्स को स्टडी करते हैं और आज भी मिलते हैं। जब आप आर्कियोलॉजिकली एक्सकेवेट, ये आपको मोस्टली ना साइट से मिलते हैं। जब आप साइट्स को एक्सकेवेट करते हो, साइट्स के एक्सकेवेशन वगैरह के थ्रू आपको ये बहुत सारे मटेरियल वहां मिलते हैं। आपको बहुत सारी पोट्री मिलती है। ये देखिए आपके सामने पोट्री, ये बर्तन कोई आज के बर्तन थोड़ी है ना, उस जमाने के बर्तन आपको मिलेंगे। और इनसे भी बहुत कुछ पता चलता है, वो लोग किस तरह की चीजें खाते थे, किस तरह के बर्तन थे, पोट्री कितना डेवलप, और पोट्री डेवलप होना ये सिविलाइजेशन का लेवल दिखाता है। आप देखिए उस टाइम पे जो दो सबसे ज्यादा कॉमन पोट्री के टाइप थे, ये जो बर्तन आप देख रहे हो ये वाले, दे आर कॉल्ड पेंटेड ग्रेवेयर। भारत में पेंटेड ग्रेवेयर, ये पर्टिकुलर एरिया जो था इंडिया का, यहां इस एरिया में डेवलप हुआ है पेंटेड ग्रेवेयर। और ये पेंटेड ग्रेवेयर का ओरिजिन आपको वैदिक एज से मिलेगा। तो वैदिक एज में ही शुरू हो गया था पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है। और यहां पे नोटिस करेंगे एक और टाइप की पोटरी, विच इज नॉर्दर्न ब्लैक वेयर, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर थोड़ी सी और रिफाइंड पोटरी आपको देखने को मिलेगी। और ये वाली जो पोटरी आप देखते हो, ये आपको स्केल के हिसाब से ज्यादा ब्रॉड नजर आएगी। कैन यू सी, ये आपको ज्यादा एरिया में, तो इन एरियाज में इनके रिमेन्स मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमको मिलते हैं। कई जगह पे बहुत सारे हमको फॉसिल्स भी मिलते हैं, कई जगह पे किसी किसी चीज के फॉसिल भी मिलते हैं। इनफैक्ट कई सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे तो हमको राइस, बार्ले, वीट, इन सब के फॉसिल्स भी मिले हैं। तो हमें समझ में आता है कि लोग, वहां के लोग क्या खाते होंगे, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या होंगी। बहुत सारे कोर्स, मिलेट्स बहुत सारी जगह पे मिले हैं, तो लोगों की फूड हैबिट्स का पता चलता है। बर्तनों को देख के समझ में आता है कि किस बर्तन में खाते होंगे। कुछ जगह पे कुछ बर्तन जो है वो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते होंगे। So we get a lot of things, a lot of insights about the people of the time, right? So these are very, 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 very important things that you are supposed to study, you are supposed to learn. ये देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट्स का आप जो सामने देख रहे हैं, कुछ इस तरह की आर्कियोलॉजिकल साइट्स आपको मिलेंगी। ठीक है जी, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये कॉइन्स, दीज आर ऑल द कलेक्शंस ऑफ द कॉइन्स। अच्छा, इसमें ना एक एक दो चीजें और हैं। इंस्क्रिप्शंस का भी हमने लगाया यहाँ पे आपके लिए। एपिग्राफी, पेलियोग्राफी ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, ठीक है सर। देखिए ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना। देखिए एनसीईआरटी की बहुत सारी चीजें हमारे आपको यहां से मिलेंगी, ध्यान से देखिएगा। ये जो लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा कलेक्शन चीफ एपिग्राफिस्ट मैसूर, और ये देखिए वर्ड कॉर्पस इंस्क्रिप्टोनियम इंडिकारम, जो मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता टाइम की जो सीरीज ऑफ कलेक्शंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस है। तो देखो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, वो मैंने ऑलरेडी पिकअप कर ली है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये भी मैंने लिखा है, ये वाला पॉइंट भी हमने नोट किया था कि प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा सबसे कॉमनली यूज की गई भाषा है इंस्क्रिप्शंस में। तो आप अगर चाहें तो इस स्लाइड को डिटेल में पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा डिटेल में। तो डिटेल में पढ़ के भी अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज जो मैंने आपको नोट्स बनवाए हैं ना, दे आर मोर देन सफिशिएंट, दे आर मोर देन सफिशिएंट। जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ पे नोटिस करेंगे, देखो आप, यहाँ लिखा हुआ है अशोकन इंस्क्रिप्शंस फर्स्ट डेसिफर्ड 1837 बाय जेम्स प्रिंसेप। वो कौन थे? सिविल सर्वेंट इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो सब चीजें है ना। इसमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस बिलोंग टू द कैटेगरी।
तो इसमें बहुत कुछ आता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स, रिलीजियस, सोशल चीजें, रॉयल ऑर्डर्स वगैरह आपको दिए गए। तो मोस्टली जो ब्रीफ करने वाली चीजें थी वो ऑलरेडी मैंने आपको ब्रीफ कर दी है। बाकी लैंग्वेज अगर आप देखिएगा, इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें लैंड ग्रांट्स वगैरह का देखो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डिंग द लैंड ग्रांट्स, जो चीफ या प्रिंसेस जमीन दान करते थे उनके बारे में, लैंड ग्रांट्स के बारे में लिखा हुआ है। और ये सब आपको मिलेगा मोस्टली कॉपर प्लेट्स पे, इन्होंने लिखा हुआ है ना। तो दे रिकॉर्ड द ग्रांट ऑफ लैंड, रेवेन्यू, विलेज में कौन क्या, प्रिंस, टेम्पल, मोनेस्ट्री, बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। ये प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, इन सब भाषाओं में आपको कॉपर प्लेट्स मिल जाएंगी। तो ठीक है, आपको वैल्यू एडिशन डेफिनेटली होगी। मैं तो कहूंगा एक बार रीड जरूर कीजिए, एक बार सेल्फ रीडिंग आपको जरूर करना चाहिए। इस तरह की चीजों का आपको बहुत अच्छा एक आइडिया इस चीज से मिल जाएगा। ठीक है जी, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, चैप्टर नंबर 1 दैट वी आर डन विद। फर्स्ट चैप्टर जो था इंपॉर्टेंट सोर्सेज वाला, मैंने आपको पूरा स्टडी करवा दिया, सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। अब चैप्टर नंबर 2 कल हम लोग जो करेंगे दैट विल बी चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर 1 से फिर भी अगर आपको लगता है कोई पॉइंट इन केस मिस हुआ है तो आप मुझे जरूर पॉइंट आउट कीजिएगा। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। एक लास्ट एक स्नैपशॉट आपके लिए, क्विक रिवीजन के लिए, हमने क्या पढ़ा इस पूरे चैप्टर में? सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, रिटन एंड मटेरियल आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, राइट। रिटन के अंदर मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई, रिलीजियस, सेक्युलर, साइंटिफिक, संगम, फॉरेन अकाउंट एंड ट्रेवलॉग्स। रिलीजियस के अंदर वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी। उसके अलावा वी हैव आल्सो एडेड फ्यू मोर थिंग्स, हमने संस्कृत एपिक्स भी इसमें ऐड किए, हमने और भी चीजें इसमें ऐड करी, लाइक पुराणास एंड उपनिषद एंड ऑल। सेक्युलर के अंदर आपने 3 चीजें पढ़ी ना, आपने हिस्ट्रीज पढ़ी, आपने यूलॉजीज पढ़ी, और आपने लिटरेचर जो एपिक्स और काव्य का लिटरेचर आपने पढ़ा। हिस्ट्रीज में आपने ऑलरेडी देख लिया ना, लिटरेचर में यू हैव एपिक्स, ड्रामा, पोएट्री, कंपाइलेशंस एटसेट्रा। साइंटिफिक में हमने देख लिया, संगम में हमने देख लिया, और फॉरेन अकाउंट्स में भी हमने स्टडी किया। जहां तक बात है मटेरियल इंस्क्रिप्शंस की, इसको कलर अलग कर देते हैं। तो मटेरियल और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, वहां हमने इंस्क्रिप्शंस की बात की। इंस्क्रिप्शंस भी आपने 2 पढ़ी हैं, एक एपिग्राफ्स जहां पे आपने स्टोन, आर्ट इन स्टोन को पढ़ा, आपने कॉपर प्लेट्स को भी स्टडी किया। सोहागौड़ा जो कॉपर प्लेट है उसका एक बड़ा एग्जांपल है। एपिग्राफ्स में आपने अशोका के एपिग्राफ्स पे फोकस किया, हमने कॉइन्स पे फोकस किया, हमने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स पे फोकस किया। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में मैंने आपको 2 चीजें बताई, सेक्युलर और रिलीजियस। तो सेक्युलर, रिलीजियस जो है आपको, उसमें आपको एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे विहारास, चैत्यास। तो मोस्टली उस टाइम पे बुद्धिस्ट और हिंदू, ये 2 रिलीजियस आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स आपको बताई, एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आपको बताए। I think this one particular picture is exactly what I told you in this particular chapter number 1. तो चैप्टर नंबर 1 आपका हो गया भैया खत्म। चैप्टर नंबर 1 में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं बचा। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। कल का जो चैप्टर है वो तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आई थिंक 10, 15, 20 मिनट में हो जाएगा। कल शायद 2 चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं, चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 भी स्टार्ट करने को पड़ सकता है, क्योंकि कल का चैप्टर 2 इज अबाउट ज्योग्राफिकल सेटिंग। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ओरिएंटेड पॉइंट लिखवाऊंगा, एंड देन विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3। ठीक है सर, तो ये आज का आपका हिस्ट्री का लेक्चर हुआ। प्लीज टेल मी क्विकली हाउ वाज द क्लास, अ क्विक फीडबैक प्लीज। ये स्नैपशॉट आपके लिए, आपको पूरा वो दे रखा है ना, आपको पूरा मैंने वो दे रखा है, पूरा पीडीएफ शेयर कर रखा है आपको मैंने, भास्कर जी। हाँ जी, क्विकली बताइए, आर वी डन विद दैट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, नाउ वी हैव अ इकोनॉमी क्लास, इंडियन इकोनॉमी क्लास टुडे विल बी एट 10:30। नोट कर लीजिए, 10:30 बजे आपको आना है, 10:30 बजे वी हैव अ इंडियन इकोनॉमी क्लास। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आई होप यू हैव लर्न समथिंग एंड प्लीज रिवाइज। सबसे मेरी एक ही एडवाइस है, जो हम लिख रहे हैं प्लीज इसको रिवाइज कीजिए। कुछ नहीं लगेगा, 15 मिनट का काम नहीं है रिवीजन करना। रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करनी है। और जो एनसीईआरटी के मैं स्नैपशॉट्स ऐड किए हैं ना, अब चैप्टर खत्म हो गया है ना, अब आप उनको पढ़िएगा। जब मैंने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, जिस दिन मैं कहूं कि भाई चैप्टर खत्म,
उसके बाद उसके रिगार्डिंग जो मैंने एनसीईआरटी का ऐड किया है ना पीडीएफ में, अब आप उसको पढ़िएगा। आपको मुश्किल से आधा पौना घंटा लगेगा एंड आपको पूरा चैप्टर दिमाग में फिट हो जाएगा। अब आप एनसीईआरटी रीड कीजिएगा। थोड़ा सा काम आपको भी करना है, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा तो बहुत सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। तो मैंने अपना काम कर दिया है चैप्टर 1 के लिए, अब आपको सेल्फ रीड करना है चैप्टर 1। अगर पीडीएफ नहीं मिली है तो प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करो, वहां पे मैंने शेयर कर रखा है पीडीएफ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एट 10:30 फॉर इंडियन इकोनॉमी।